हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन तक हमने बात की थी। तो बेटा आज की हम इस क्लास में उससे आगे बढ़ाते हैं और याद रखना है आज जो हमें पढ़ाई करनी है वो पढ़नी है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। यानी कि हमने लास्ट क्लास में आपने देखा था भ्रूणपोष बना था, तो उसी भ्रूणपोष को आगे इस क्लास में मैं बढ़ा रहा हूं। देखो बेटा, भ्रूणपोष एक्चुअल में इसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। देखिए बेटा, इसका निर्माण कैसे हुआ था भ्रूणकोष का? आप सबको याद होगा भ्रूणकोष का निर्माण कैसे हुआ। एक नर युग्मक प्लस द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक कैसा होता है? एन। द्वितीय केंद्र कैसा होता है? 2n। ठीक है, और इससे ये क्या बना था? इससे बना था 3n, जिससे आपने क्या कहा? भ्रूणपोष कहा। क्या कहा बेटा? भ्रूणपोष कहा। तो इसी भ्रूणपोष को अगर हम प्रॉपर तरीके से क्या बोलते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र ये कहते हैं। अब देखिए बेटा, ये होता क्या है? जैसा कि नाम से क्लियर है, भ्रूण यानी भ्रूण, ठीक है। एम्ब्रियो, पोष शब्द का मतलब है पोषण देना। क्या देना? पोषण देना। तो किसको पोषण देना? भ्रूण को पोषण देना। ऐसा ऊतक जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है उसे बेटा भ्रूणपोष कहा जाता है। दोबारा सुनिए ध्यान से, ऐसा ऊतक जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष कहा जाता है। आगे बेटा बात समझ में। तो भ्रूणपोष क्या है? भ्रूण को पोषण देने वाला ऊतक भ्रूणपोष कहलाता है। ये कि कैसा होता है बेटा? 3n होता है, त्रिगुणित। कैसा होता है बेटा? त्रिगुणित, 3n होता है। इसे और क्या कहते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक इसे कहा जाता है। नोट कर लो बेटा इतना। तो आपको अब हेडिंग क्या करनी है? आपको हेडिंग करनी है भ्रूणपोष, ठीक है। और भ्रूणपोष हेडिंग करके लिखिए। भ्रूण को पोषण देने वाला ऊतक, भ्रूण को पोषण देने वाला ऊतक। नेक्स्ट लाइन लिखिए। विकास के आधार पर भ्रूणपोष, विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। लिखिए आप। विकास के आधार पर तीन प्रकार का होता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? पहला प्रकार है केंद्रकीय। लिखिए बेटा, पहला प्रकार
केंद्रकीय, दूसरा प्रकार कोशिकीय, पहला प्रकार कौन सा है बेटा? केंद्रकीय, दूसरा कोशिकीय, और तीसरा प्रकार है बेटा हेलोबियल। कौन सा है? हेलोबियल। नोट करिए जल्दी से बेटा, जल्दी से कॉपी करो इसे। भ्रूणपोष हेडिंग करना था, भ्रूणपोष हेडिंग करके लिखना था भ्रूण को पोषण देने वाला ऊतक, भ्रूण को पोषण देने वाला ऊतक। फिर उस पर नेक्स्ट लाइन लिखनी थी, विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बेटा? पहला था केंद्रकीय, दूसरा है कोशिकीय, और तीसरा है हेलोबियल। हेलोबियल को याद रखना, माध्यमिक क्या बोला जाता है? माध्यमिक भ्रूणपोष भी कहा जाता है इसे, माध्यमिक भ्रूणपोष। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने अगर कॉपी कर लिया तो पहला हेडिंग कर दी अब केंद्रकीय भ्रूणपोष। पहला हेडिंग कर दो बेटा केंद्रकीय भ्रूणपोष। ठीक है बेटा, लिखिए केंद्रकीय भ्रूणपोष। समझो बेटा, केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है? इस प्रकार के भ्रूणपोष में, इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में या फिर इस प्रकार के भ्रूणपोष में स्वतंत्र विभाजन होते हैं। क्या होता है बेटा? स्वतंत्र विभाजन होते हैं। अब जब स्वतंत्र विभाजन होंगे तो अनेकों केंद्रक बन जाएंगे। तो क्या होते हैं इसमें? पहली बात तो एक क्लियर हो गई कि स्वतंत्र विभाजन होते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष में इस प्रकार के भ्रूणपोष में स्वतंत्र विभाजन होते हैं। जिससे अब भाई अनेकों विभाजन होंगे, स्वतंत्र विभाजन होंगे अनेकों, तो क्या हो जाएगा बेटा? अनेक, जिससे अनेक केंद्रक बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? अनेक केंद्रक, अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। याद रखना है। इस प्रकार में ऐसे क्या होता है बेटा? जब विभाजन होगा तो विभाजन होने से अनेकों केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख लिया। इससे आगे क्या लिखोगे? अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और वे केंद्रक, लिखिए आगे आप लिखो, और वे केंद्रक पर्दी की ओर विन्यासित हो जाते हैं। और वे केंद्रक पर्दी की ओर क्या हो जाते हैं बेटा? पर्दी की ओर विन्यासित हो जाते हैं। विन्यासित यानी चले जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, लग जाते हैं पर्दी की ओर जाकर, और बीच में रिक्तका बन जाती है। यदि कोई स्टूडेंट पीछे रह गया हो, लिख नहीं पाया हो, तो मैं दोबारा से लिखा रहा हूं। हेडिंग करनी है केंद्रकीय भ्रूणकोश,
उसमें लिखना है इस प्रकार के भ्रूणपोष में स्वतंत्र विभाजन होते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष के केंद्रक क्या होते हैं? स्वतंत्र विभाजन होते हैं, जिससे अनेकों केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अनेकों केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और वे अनेकों केंद्रक परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं, यानी वहां पर अरेंजमेंट हो जाता है परिधि की साइड, और बीच में रिक्तिका बन जाती है। बीच में रिक्तिका बन जाती है। लिख लिया बेटा। और कुछ समय पश्चात लिखिए आगे, कुछ समय पश्चात उन केंद्रकों के चारों ओर भित्तियों का निर्माण होने लगता है। उन केंद्रकों के चारों ओर भित्तियों का निर्माण होने लगता है। भित्तियों का निर्माण होने लगता है, जिससे यह भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। जिससे यह भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। ठीक है बेटा, नोट डालिए, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। आवृतबीजी पादपों के 56% कुलों में, आवृतबीजी पादपों के 56% कुलों में केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष ही पाया जाता है। आवृतबीजी पादपों के 56% कुलों में केंद्रकीय भ्रूणपोष ही पाया जाता है। कौन सा भ्रूणपोष पाया जाता है बेटा? केंद्रकीय भ्रूणपोष ही पाया जाता है। इतना लिख लिया बेटा आपने। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से, इस भ्रूणपोष में एक द्रव भरा रहता है। इस भ्रूणपोष में, कौन से में? केंद्रकीय में। इस भ्रूणपोष में एक द्रव भरा रहता है, जिसमें अनेकों केंद्रक तैरते रहते हैं। जिसमें अनेकों केंद्रक तैरते रहते हैं। जिसमें अनेकों केंद्रक तैरते रहते हैं। किसमें बेटा? केंद्र के भ्रूणपोष में, याद रखना है आपको। अनेकों केंद्रक तैरते रहते हैं। इस कारण इसे याद रखना है, इस कारण इसे द्रव भ्रूणपोष भी कहा जाता है। द्रव भ्रूणपोष भी कहा जाता है। अंडरलाइन कर लो बेटा, आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस कारण केंद्रकीय भ्रूणपोष को द्रव भ्रूणपोष भी कहा जाता है। यहां तक लिख लिया आपने? लिखा कि नहीं लिखा बेटा? इस कारण इसे द्रव भ्रूणपोष भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं द्रव भ्रूणपोष बेटा? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक द्रव भरा रहता है और उस द्रव में अनेकों केंद्रक घूमते रहते हैं, तो इस कारण इसे द्रव भ्रूणपोष भी कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब इसकी यदि बात करें केंद्रकीय भ्रूणपोष के उदाहरणों की, केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण क्या है, तो याद रखना है बेटा उदाहरण मैं यहां पे लिख देता हूं आपके सामने। सब लिख ले बेटा, सब एग्जाम्पल लिख लो। नारियल का पानी, तो केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण क्या हो गया है? नारियल का पानी। लिखो बेटा फास्ट।
जल्दी से लिखिए और अंडरलाइन कर लिया करो बेटा ऐसी चीजों को। अच्छा बेटा एक बात आप बहुत अच्छे से समझना मेरे साथ। केंद्रकीय भ्रूणपोष प्रारंभ में कैसा था? केंद्रकीय, लेकिन ये बाद में कैसा हुआ था? कोशिकीय। आया कि नहीं आया पास में? देखिए दोबारा, इसमें क्या होता है, इसमें स्वतंत्र विभाजन होने से अनेकों केंद्रक बन गए थे, तो अनेकों केंद्रक बन गए, तो बाद में क्या हुआ था, इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्तियों का निर्माण होने लग गया था, भित्ति बनने लग गई थी बेटा। जब भित्ति का निर्माण होने लग गया तो बाद में केंद्र के भ्रूणपोष था वो किस में बदल गया था? कोशिकीय भ्रूणपोष में। तो याद रखना है, प्रारंभ में तो केंद्रीय भ्रूणपोष केंद्रीय होता है, लेकिन बाद में ये कोशिकीय हो जाता है। ये लाइन आप लिखें तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऊपर छत पे आप लिख सकते हो अपनी कॉपी के पे कि प्रारंभ में तो केंद्रीय भ्रूणपोष केंद्रीय प्रकार का ही होता है, लेकिन बाद में ये कोशिकीय प्रकार का हो जाता है। याद रखना है आपको, बिल्कुल बेटा, ठीक है। और इसे द्रव भ्रूणपोष कहते हैं, इसे भी अंडरलाइन कर लो। अब दूसरे नंबर का हेडिंग करो कोशिकीय भ्रूणपोष। अब क्या हेडिंग करोगे आप? कोशिकीय भ्रूणपोष। चलो बेटा लिखो कोशिकीय भ्रूणपोष। देखिए बेटा हेडिंग कर लीजिए आप कोशिकीय भ्रूणपोष। अब इसमें क्या देखना है आपको, लिखिए इस प्रकार का भ्रूणपोष, इस प्रकार के भ्रूणपोष में इस प्रकार के भ्रूणपोष में स्वतंत्र विभाजनों के साथ साथ ही, जो विभाजन होते हैं ना स्वतंत्र विभाजन, उनके साथ साथ ही स्वतंत्र विभाजनों के साथ साथ ही बनने वाले केंद्रकों के चारों ओर, बनने वाले केंद्रकों के चारों ओर, दोबारा सुनिए, इस प्रकार के भ्रूणपोष में स्वतंत्र विभाजनों के साथ साथ ही बनने वाले केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है। बनने वाले केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है। अर्थात यहां से अंडरलाइन करना, अर्थात कोशिकीय भ्रूणपोष प्रारंभ से लेकर, अर्थात कोशिकीय भ्रूणपोष प्रारंभ से लेकर अंत तक कोशिकीय प्रकार का ही रहता है। दोबारा सुनिए, अर्थात कोशिकीय भ्रूणपोष प्रारंभ से लेकर अंत तक कोशिकीय प्रकार का ही रहता है। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को।
ठीक है बेटा, अगला पॉइंट लिखिए। इस प्रकार के भ्रूणकोश में चूसकांग विकसित हो जाते हैं। ये चूसक अंग होते हैं बेटा, पोषण लेने के लिए एक चूसक अंग होते हैं जिन्हें चूसकांग कहा जाता है। इस प्रकार के भ्रूणकोश में चूसक अंग विकसित हो जाते हैं। ठीक है बेटा, लिख लिया। अब इसके आगे उदाहरण लिख दो बेटा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे अब इसके एग्जाम्पल, कोशिकीय भ्रूणकोश के एग्जाम्पल लिख दो। धतूरा, बालसम, और भी लिखे तो और क्या लिख सकते हो, पिटूनिया, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अब आप नेक्स्ट हेडिंग कीजिए, हेलोबियल भ्रूणकोश। तीसरा जो प्रकार है माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणकोश। ठीक है, हेडिंग करिए, हेलोबियल या माध्यमिक भ्रूणकोश। ठीक है, लिखिए बेटा, इस प्रकार का भ्रूणकोश इस प्रकार का भ्रूणकोश दोनों भ्रूणकोशों का मध्यवर्ती रूप है या दोनों का मिश्रण होता है। लिख लो बेटा,
उदाहरण उदाहरण लिखो बेटा, ये लिख लिया आपने, नोट कर लिया, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। अगर एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये इसका एग्जाम्पल है, एकवचनपत्री पादपों के हेलोबियम गण के सदस्य। एग्जाम्पल लिख लेना बेटा। ठीक है बेटा। अच्छा, आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि भ्रूणपोष का कार्य बताइए, तो क्या कार्य बताओगे आप लोग? पता है ना बेटा, याद रखना क्या कार्य होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। एक्चुअल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि युग्मनज और भ्रूणपोष, ये युग्मनज है और ये भ्रूणपोष है, दोनों में से कौन पहले विकसित होता है? तो याद रखना है भ्रूणपोष। क्यों? क्योंकि यही जब तक विकसित नहीं होगा तब तक युग्मनज को पोषण चाहिए ना, युग्मनज पोषण लेकर ही तो भ्रूण बनाएगा। अरे युग्मनज पोषण लेकर ही तो भ्रूण बनाएगा, तो युग्मनज का विकास तो रुक जाएगा, पहले भ्रूणपोष विकसित हो जाएगा। अब जब ये विकसित हो जाएगा तब ये युग्मनज को पोषण देगा और फिर युग्मनज से भ्रूण बनेगा। तो ये आप लिख लेना कि युग्मनज और भ्रूणपोष दोनों में से भ्रूणपोष पहले विकसित होता है ताकि युग्मनज के विकास के लिए आवश्यक पोषण दे सके। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा कई बार। और भ्रूणपोष का कार्य तो आप लिख ही दोगे, भ्रूण को पोषण देना। ऊतक है बेटा एक तरफ से त्रिगुणित, भाई 3n होता है ना, 3n त्रिगुणित ऊतक है बेटा, याद रखना है। नोट कर लिया बेटा। चलिए आगे आप इसके बाद आप भ्रूणपोष का कार्य लिख लो और भ्रूणपोष का जो कार्य मैंने बताया वो याद रखना। चलो देखो बेटा, अब इन सब के बाद है भ्रूण का परिवर्तन। समझना है आपको अच्छे से और देखना है। देखिए बेटा, इस चैप्टर में ये एक सबसे बड़ा टॉपिक है। इस चैप्टर में क्या है? सबसे बड़ा टॉपिक है भ्रूण का परिवर्तन। तो याद रखना, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, भ्रूण का परिवर्तन, परिवर्तन यानी विकास होना, कि युग्मनज से, सुनना पहली बात, युग्मनज से कैसे भ्रूण बनता है, युग्मनज से लेकर
भ्रूण बनने तक का जो बीज का जो काल होता है उसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव क्या बोलते हैं? भ्रूणोद्भव। तो भ्रूण बनने तक जो विकास है, कैसे कैसे भ्रूण बना, किन किन चरणों में बना, उन सबको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। हो सकता है बेटा, आपको पहली बात तो मैं बता रहा हूं कि ये वाला जो टॉपिक है आपको अच्छे से देखना है, बार बार देखना है। हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए, लेकिन आपको बार बार इसको रिकॉल करके देखना है, तो आप याद रख सकते हो, ये क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप बुक में भी एक बार आप स्टडी कर सकते हो, और फिर यहाँ पे आप उसको पढ़ना बेटा। क्या है कि ये एक बड़ा टॉपिक है, जनरली कठिन नहीं है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से है, तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। आगे बेटा बात समझ लें। करिए हेडिंग भ्रूण का परिवर्तन, और लिखिए इसमें युग्मनज से लेकर, पहली लाइन क्या लिखनी है? लिखिए बेटा, युग्मनज से लेकर भ्रूण बनने की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। ठीक है बेटा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्या देखना, इसमें क्या होगा। अब बेटा क्या होता है कि भाई पादप तो दो प्रकार के होते हैं ना, आवृतबीजी पादप। अरे आवृतबीजी पादप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब दोनों में अलग अलग परिवर्तन होता है, तो आप नेक्स्ट लाइन लिखिए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों की, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों की प्रारंभिक अवस्थाओं में तो भ्रूण का परिवर्तन समान होता है। यानी कि प्रारंभिक अवस्थाओं में समान होगा, बाद में चेंज आते हैं, लेकिन एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, प्रारंभ में तो क्या होगा, दोनों में समान होता है। तो लिखिए, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पादपों की प्रारंभिक अवस्थाओं में भ्रूण का विकास या परिवर्तन समान होता है। भ्रूण का विकास या परिवर्तन समान होता है। ठीक है, यहां तक अब छोड़ दीजिए। अब सुनिए एक बात, आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा बेटा, जिसमें मुख्य रूप से कायिक जनन को पूरा एक्सप्लेन किया था। कायिक जनन, अलैंगिक जनन का एक भाग था कायिक जनन, उसमें कायिक प्रवर्धन को आपने देखा कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां पढ़ी थी, कृतन विधियां, गुट्टी लगाना, वायु दाब, टीला दाब और रोपण विधि, ये सब आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। फिर उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आया। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा कि नर युग्मकोद् विधि का विकास, मादा युग्मकोद् विधि का विकास, नर युग्मकोद् विधि के रूप में परागकण,
मादा युग्मक उद्भिद के रूप में कौन था बेटा, अंडकोश का बनी थी। तो ये आपने फिर सेकंड चैप्टर में देखा। थर्ड चैप्टर में क्या देखा आपने, जो कि अभी चल रहा है, इसकी 2 क्लास और है बेटा, 2 क्लासों के बाद थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने देखा कि सर परागण की एक क्रिया होती है, यानी नर जननांग पुंकेसर से परागकोश या नर जननांग पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का निकलकर मादा जननांग की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना किसी न किसी माध्यम के द्वारा क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो ये सब आपने देखा बेटा। उसके बाद आपने फिर देखा कि सर परागण के प्रकार थे, स्वपरागण था, परपरागण था। तो परागण के कितने प्रकार थे, 2 प्रकार थे, स्वपरागण और परपरागण। जब परागण की क्रिया एक ही पादप के अंदर हो तो उसे स्वपरागण कहते हैं, और जब परागण की क्रिया अलग अलग पादपों के मध्य हो तो उसे परपरागण कहते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा स्वपरागण के अनुकूलन, कि भाई ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि स्वपरागण आसानी से हो जाए। तो आपने देखा कि सर पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, अर्थात नर और मादा जननांग साथ साथ होना चाहिए, समकाल परिपक्वता होनी चाहिए, यानी समान समय पर वो परिपक्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नर जननांग तो पहले विकसित हो गया, अब मादा जननांग बाद में हो रहा है, तो बेटा इस स्थिति में तो क्या होगा, परपरागण ही होगा। तो समकाल परिपक्वता, सम यानी समान काल यानी समय, और परिपक्वता यानी परिपक्व होना, समान समय पर परिपक्व होना, समकाल परिपक्वता हो गई। उसके बाद और भी क्या थे बेटा, एक थी क्लिस्टोगेमी प्रोसेस, ऐसे पुष्प जो खुलते ही नहीं। अब भाई पुष्प ही नहीं खुलेगा तो उसी के अंदर नर और इसी के अंदर मादा है, तो निषेचन तो परागण की क्रिया तो संपन्न हो ही जाएगी ना। तो वो थे बेटा स्वपरागण के लिए अनुकूलन। फिर परपरागण की परिभाषा थी कि सर 2 अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य परागण होना, तो वो परपरागण था। फिर परपरागण के बेटा अनुकूलन थे, अलग अलग अनुकूलन। अब इसके जस्ट उल्टे क्या हो जाएंगे, स्वपरागण के जो अनुकूलन होते हैं उनका विपरीत कर दो तो परपरागण के अनुकूलन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आपने परपरागण की विधियां देखी कि सर पक्षियों के द्वारा हो तो पक्षी परागण बोलते हैं, कीटों के द्वारा हो तो कीट परागण बोलते हैं बेटा, वायु के द्वारा हो तो वायु परागण बोलते हैं बेटा, चमगादड़ के द्वारा हो तो चमगादड़ परागण बोलते हैं। और भी कुछ आपने महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ चर्चा की थी। फिर उसके पश्चात आपने देखा कि सर निषेचन वाला क्वेश्चन, कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। आगे बेटा बात समझ में। फिर उसके पश्चात आपने क्या देखा कि दोहरा निषेचन, कि जो आवृत बीजी पादप होते हैं, आवृत बीजी पादपों में दोहरे निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। दोहरा निषेचन क्या होता है, 2 बार निषेचन होना। अब 2 बार निषेचन होने की प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा दोहरा निषेचन। दोहरे निषेचन में क्या था कि पराग नलिका ने 2 नर युग्मक मुक्त कर दिए थे। कितने नर युग्मक, 2 नर युग्मक। एक नर युग्मक तो अंडकोशिका के साथ चला गया था, किसके साथ चला गया, अंडकोशिका के साथ। दूसरा नर युग्मक किसके साथ चला गया, ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक के साथ। तो एक बार निषेचन तो इधर हुआ और एक बार निषेचन इधर हुआ, तो 2 बार हुआ, इसलिए इसको क्या बोल दिया, दोहरा निषेचन। और त्रिसंलयन बोला था क्योंकि त्रिसंलयन क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक में ऑलरेडी 2 केंद्रक मिलते और एक केंद्रक नर युग्मक और मिल गया, तो 3 केंद्रक मिल गए थे, तो 3n बोल दिया था, जिसके बारे में आज आपने पढ़ा है 3n क्या, भ्रूणकोश। ठीक है बेटा, तो ये आपने फिर पढ़ा था। अब दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन पढ़ने के बाद फिर आज आपने आज की क्लास में क्या देखा, भ्रूणकोश। भाई भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूण को पोषण देने वाला ऊतक। और ये मैं आपको बात बता ही चुका हूं कि युग्मनज का विकास, युग्मनज बन पहले जाएगा लेकिन इसका विकास रुक जाएगा। कब तक रुक जाएगा, जब तक कि भ्रूणकोश का विकास नहीं हो जाए पूरी तरह। भाई जब तक भ्रूणकोश ही नहीं बनेगा तब फिर भ्रूण कैसे बनेगा। तो इसलिए क्या होता है, पहले भ्रूणकोश का विकास होता है बेटा और बाद किसका होता है, युग्मनज का। अब युग्मनज भ्रूणकोश से पोषण लेकर किस में बदल जाता है, भ्रूण में। अरे किस में बदल जाता है, भ्रूण में। लेकिन ये युग्मनज से भ्रूण बना कैसे, तो युग्मनज से जो भ्रूण बनता है, इस टॉपिक का ही नाम है भ्रूण का परिवर्धन, कि भ्रूण का विकास।
कैसे हुआ भ्रूण का विकास, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब बेटा हमने इसमें सबसे पहली लाइन क्या देखी, भ्रूणोद्भव। अब भ्रूणोद्भव क्या है कि युग्मनज से लेकर भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है, यानी भ्रूण का उद्भव होना। तो युग्मनज में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के विभाजन होते हैं, ये आपको याद रखना है। युग्मनज में, सुनिए दोबारा ध्यान से, युग्मनज में विभिन्न प्रकार के विभाजन होंगे और उन विभाजनों के होने से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। आई कि नहीं आई बेटा बात समझ में? तो युग्मनज में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। इन विभाजनों से क्या होता है, भ्रूण बनता है बेटा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके सामने बता चुका हूं वो क्या है कि चाहे एक बीजपत्री हो, सुनो, चाहे एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री हो, एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री हो, दोनों में प्रारंभिक अवस्थाओं में, तो कौन सी अवस्थाओं में बेटा, प्रारंभिक अवस्थाओं में तो भ्रूण का निर्माण समान होगा। लेकिन बाद में जाके भाई एक बीजपत्री कौन से होते हैं, जिनमें बीजपत्र की संख्या 1 होती है। द्विबीजपत्री कौन से होते हैं, जिनमें बीजपत्र की संख्या 2 होती है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2 प्रकार के विभाजन होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। आप पॉइंट लिख चुके हो ना बेटा यहां तक कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में क्या होता है, समान होता है विभाजन। यहां तक तो आप लिख चुके हो। अब विभाजन देखना, 2 प्रकार के विभाजन होते हैं। एक तो होता है अनुप्रस्थ, ये मैं आपको समझा रहा हूं, अभी लिखा नहीं रहा हूं, लिखना नहीं है, समझना है। अनुप्रस्थ। और एक होता है अनुदैर्ध्य। ठीक है, देखिए बेटा अनुप्रस्थ विभाजन कौन सा होता है, इस हिसाब से जो विभाजन होता है उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है, मान चलो ये कोशिका थी और इस कोशिका का कैसे विभाजन हो गया, तो ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ विभाजन। और यदि विभाजन हो ऐसे along the axis तो उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य या लंबवत। क्या बोल सकते हैं, इसे लंबवत भी बोल सकते हैं। तो कल इन दोनों विभाजनों के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगी, तो आपको याद रखना है कि अनुप्रस्थ का मतलब तो ऐसा है, ऐसे, और अनुदैर्ध्य का मतलब होता है इस हिसाब से। तो ये आपको याद रखना है। इन दोनों विभाजनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अनुप्रस्थ विभाजन क्या होता है और अनुदैर्ध्य विभाजन क्या है। तो क्यों, क्योंकि बेटा ये युग्मनज में ये 2 प्रकार के ही विभाजन होते हैं जिनसे भ्रूण का निर्माण होता है। आगे बेटा बात समझ में? तो कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। देखो कल जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी, हम द्विबीजपत्री में देखेंगे। द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो इससे आगे अब मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। लेकिन आप याद रखना है आपको कि 2 विभाजन अनुप्रस्थ और लंबवत या अनुदैर्ध्य, ये कैसे कैसे होते हैं। अनुप्रस्थ तो होता है ऐसे तिरछा, आड़ा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है बेटा, और along the axis होता है वो अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। तो युग्मनज में क्या होते हैं, ये दोनों ही विभाजन होते हैं जिनके फलस्वरूप, अच्छा युग्मनज कितने कोष की अवस्था है भाई, 2n है, 2n से 4n होगा, 4n से 8n होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे होता चले जाएंगे ना। अर्धसूत्री विभाजन थोड़ी होता है, समसूत्री विभाजन होता है बेटा, तभी तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। अर्ध यानी आधा, सूत्र यानी गुणसूत्रों की संख्या, अर्धसूत्री विभाजन में तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो हमें तो कौन सा देखना है बेटा, समसूत्री विभाजन होता है, याद रखना है। युग्मनज में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो युग्मनज में कई प्रकार का मतलब
अनेकों समसूत्री विभाजन होने से एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक देखेंगे वो क्या देखेंगे बेटा, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्तन। ठीक है बेटा, हेडिंग कर लेना, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है ये पर्टिकुलर, और एक बार आप उनके बारे में और देख लेना बेटा। आधारीय कोशिका क्या होती है, मान चलो इसमें ऐसे विभाजन हुआ था तो ये इसकी आधारीय कोशिका है, नीचे वाली, ऊपर वाली शीर्षस्थ कोशिका है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आधारीय कोशिका किसे कहते हैं और शीर्षस्थ कोशिका किसे कहते हैं? आधारीय कोशिका बोलते हैं नीचे वाली कोशिका को, और ऊपर वाली जो कोशिका बनती है उसे क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ कोशिका। तो कल मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक डायग्राम की सहायता से आपकी थोड़ी हेल्प करूंगा, तो आप वहां से फिर उसको मैच करना। ओके बेटा, और एक बार बुक से जरूर पढ़ना। क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार आपसे यही कह रहा हूं, भ्रूण का परिवर्तन एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आप इसको बुक में से देखिए, बुक में से देख के फिर वीडियो देखो, फिर दोबारा बुक से पढ़ लेना, तो आपका ये कंफर्म अच्छे से कंफर्स्ट हो जाएगा ये टॉपिक। आगे बेटा बस समझ। उसके पश्चात तो क्या है, भ्रूण का विकास बताने के पश्चात तो इसमें बेटा एक क्लास और होगी इससे आगे, मतलब कि भ्रूण के विकास से मतलब 2 क्लास होने वाली है। 2 क्लासों के बाद ये चैप्टर आपका लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे। जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे वहां से आगे आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो अभी तो यही मालूम नहीं है कि स्कूल कब तक खुलते हैं, देखते हैं 1 अगस्त से खुलते हैं या कब से खुलते हैं, वो तब आपको बता दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।